आज भी नहीं? हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं अभी। अच्छा, फिर एक बार आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज का ई पाठशाला कोचिंग क्लासेस में। ये प्रोग्राम जो है इज कंडक्टेड बाय द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी लोग के लिए, ऑल ऑफ यू इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग और एनीथिंग टू डू विद साइकिलिंग। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आप साइकिल के मतलब सब कुछ, all about the cycle you will learn, its components, the events, how to participate in the nationals, how to train, training programs, सब कुछ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप सभी लोग प्लीज ज्वाइन इन एंड टेक द बेनिफिट। आप मेरे ख्याल से दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वाज नेवर देयर इन द पास्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज का जो फैकल्टी मेंबर है, we have a well-known, well-renowned former national and international commissioner, Sri Sudham Rogade ji. Sri Sudham Rogade is a qualified National Institute of Sport certified coach. Sudham Rogade is a national certified UCI level 2 commissioner. He was also a certified, before the UCI, there used to be something called FIAC. He was also certified by the FIAC as a coach. He was an active national cyclist from the year 86 to 91, won many medals in the track events. He also coached the services team from the year 92 to 98. So Rogade ji has a lot of experience, a lot of knowledge and wisdom on the topic of cycling. And today's program is how to participate. He will tell you everything about participation and preparation for an event. It's a very important, very interesting program today. All the participation of road and what kind of a preparation one should do before an event. So I once again invite you all on behalf of the Cycling Federation of India and the Sports Authority of India. All of you are welcome to today's e-Pathshala coaching program. Please join in, listen to him, improve your knowledge on cycling, and I welcome all of you. Over to Sri Sudham Rogade ji. Please take over. Thank you, Max, for giving the brief description about me. First, good morning to all. I personally thank to SAI, CFI, and all dignitaries who allow me to deliver the lecture. Again, I say thanks to one and all who are attending the e-Pathshala. Today, we are discussing on participation in a race and its preparation. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जिस तरह अपना एग्जाम होता है, एग्जाम में मंथली एग्जाम होता है, क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअल एग्जाम होता है, जिस एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस तरह अपना सिलेबस होता है, उस तरह से अपने कंपटीशन में भी साइकिलिंग रेसेस में डीएसओ रेस होता है, स्कूल मीट्स होता है, उसके बाद नेशनल होता है, स्टेट लेवल चैंपियनशिप होती है। उस तरह मतलब जिस तरह अपना चैंपियनशिप है, उस तरह से अपना प्रिपरेशन अलग अलग हो जाता है। जिस एग्जाम में आप ट्रेनिंग, जिस तरह अपना एग्जाम होता है, उस तरह आप जैसे 8 स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते हैं, आगे 9 स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो 9 स्टैंडर्ड का पढ़ाई करते हैं, 10th का एग्जाम है तो 10th की पढ़ाई करते हैं। एग्जाम की तैयारी करने वक्त आपको जिस तरह राइटिंग मटेरियल लगता है, पेन, पैड, पेंसिल, स्केच पेन, स्केल, ज्योग्राफिकल बॉक्स, शार्पनर, स्पेयर पेन्स लेके जाते हो, उसी तरह ऐसे रेस के लिए भी क्या क्या जरूरी है, ये आज हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पार्टिसिपेशन इन रेस एंड इट्स प्रिपरेशन, इसमें टाइप ऑफ कंपटीशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, न्यूट्रिशन, डाइट एंड रेस्ट, सर्किट चेक,
बाइक फिटिंग, रेस रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लोथिंग, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड क्लाइमेट, मतलब वेदर, सीजन किस तरह का है, उसके ऊपर ये सभी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप ऑफ कंपटीशन, ए टाइम ट्रायल है कि मास स्टार्ट है, टीम इवेंट है, इंडोर और आउटडोर ट्रैक, रोड रेस है, एमटीबी है। जैसे टाइम ट्रायल है तो टाइम ट्रायल के लिए इंडिविजुअल प्रिपरेशन करना पड़ता है। मास स्टार्ट है तो भी अपने लिए टीम प्लस इंडिविजुअल, क्योंकि मास स्टार्ट ऐसी रेस होती है जिसमें अपने को टीम की भी कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है। टीम इवेंट के लिए मतलब 4 लोगों का ग्रुप होता है, उस हिसाब से इंडिविजुअल मतलब तैयारी करनी पड़ती है। रोड रेस के लिए भी अलग अलग स्पेयर व्हील होने चाहिए, पंप होना चाहिए, अलग अलग मतलब मैकेनिकल सपोर्ट होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। एमटीबी, बीएमएस, साइक्लोक्रॉस, ये रेसेस का भी अलग अलग ये होता है। राइडर मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ रेस ही इज गोइंग टू राइड, मतलब राइडर को किस तरह की रेस चलानी है ये पहले मालूम होना चाहिए। जैसे कोच बोलते हैं नेशनल में आते हैं, कल मैं रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी रेस चला रहे वो बच्चे को मालूम नहीं रहता है। मतलब वो इसलिए उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सी रेस उसको कल चलानी है, कितने बजे उसका रेस है, उसका डिस्टेंस कितना है, इस हिसाब से उसने तैयारी करनी है। देन कम्स टू साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। फिजिकली एंड मेंटली वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे किसी उसके बाद कंपटीशन, किसी किसी बच्चे को कंपटीशन फीवर होता है, बच्चा इंटरनली सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उसमें और उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे फिजिकली प्रेजेंट वहां पे बच्चे, कोई कोई बच्चे वहां पे फिजिकली तो होते हैं लेकिन वो जो इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरी टीम क्या करती है उसको देखते रहते हैं, वो कई दूसरी चीज के बारे में सोचते रहता है। तो उसको पर्टिकुलरली अपना इवेंट के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। किसी को कंपटीशन फीवर होता है, ऐसे टाइम पे क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छा करता है, कोई कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है लेकिन कंपटीशन में ठुस हो जाता है। ऐसे राइडर को कैसे हैंडल करना है, ये कोच का, पेरेंट का स्किल अलग अलग तरीके के अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसको कंपटीशन फीवर है तो उसको किसी चीज में एंगेज रखो, टीवी दिखाते रहो पहले दिन, रिलैक्स करने के लिए बोलो, सोने के लिए बोल दो, उसको कॉन्फिडेंस में ले लो। जैसे उसको रेस के मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे उसका टाइमिंग क्या है, नेशनल का टाइमिंग क्या है, ये रेस कैसी चलती है, उसको मतलब दिखाओ, टीवी पे दिखाओ कैसे रेस चलती है, क्या होता है, ये सभी चीजें मतलब उसको मतलब मोटिवेट करो उसको, मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेस में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, डाइट एंड रेस्ट। अभी न्यूट्रिशन, डाइट, अभी बिफोर रेस, ड्यूरिंग रेस, आफ्टर रेस। अभी बिफोर रेस क्या डाइट लेनी है, क्या न्यूट्रिशन लेनी है, ये मतलब अपने वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। समर है तो वाटर लोडिंग ज्यादा करना पड़ता है। अभी वाटर लोडिंग कैसे करने का है, ये भी एक तरीका है, मतलब जैसे नींबू पानी ले लो, इलेक्ट्रॉल ले लो, उसका सिप सिप मारते, एक एक सिप लेना है, 2-2 मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद। वो वाटर लोडिंग समर सीजन है तो बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग रेस में अपने को क्या क्या डाइट चाहिए। अभी क्या डाइट चाहिए, मतलब जैसे ट्रैक रेसेस है, समझो ट्रैक रेसेस में तो डाइट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन रोड रेस रहता है तो रोड रेस में जो लंबा रेस रहता है तो उस टाइम पे अपने साथ डाइट खुद अपना संभाल के मतलब रखना चाहिए, पीछे वाले पॉकेट में जो भी डाइट चाहिए वो ले सकता है। उसके बाद आफ्टर रेस खत्म होती है, रेस खत्म होने के बाद 20-25 मिनट के बाद उसको क्या मतलब डाइट लेनी है वो पहले अपने बैग में रेडी रखना चाहिए। उसके बाद रेस्ट। अभी रेस्ट मतलब बहुत जरूरी है, मतलब जो परफॉर्मेंस है अपना, मतलब बोला जाता है ट्रेनिंग प्लस डाइट प्लस रेस्ट इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। इसलिए रेस्ट
कंपटीशन के पहले दिन मतलब ऐसा बाहर घूमते रहते हैं बच्चे, तो वो अवॉइड करना है। मतलब रेस्ट, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। एक्टिव रेस्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें टीवी देखते बैठिए, अलग अलग स्किल देखते बैठिए, कैसे कैसे वॉच समथिंग यू लव, पिक्चर देखते बैठिए, समथिंग दैट मेक्स यू लाफ और समथिंग दैट इंस्पायर्स यू, ऐसी कोई चीजें टीवी के ऊपर देखते बैठिए। देन नेक्स्ट, सर्किट चेक। सर्किट चेक करते वक्त मतलब अपने को कंपटीशन के पहले 2 दिन 3 दिन हम लोग सर्किट चेक कर सकते हैं। उसमें अप डाउन कितने हैं, हिली एरिया कैसा है, सरफेस कैसा है उसका, टर्न्स कैसे है, विंड डायरेक्शन, पर्टिकुलर रेस का अपना जो टाइमिंग है उस टाइम पे पर्टिकुलर मतलब कैसे विंड डायरेक्शन कैसा रहता है, नैरो रोड है, ब्रिजेस है, डिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करना है। उसके बाद टेक्निकल जोन कहाँ पे है, मेडिकल जोन कहाँ पे है, फीडिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये सब चीजें मतलब पहले दिमाग में रखनी है। जैसे अप डाउन है तो गियर रेशियो अपने को चेंज करना पड़ेगा, किस हिसाब से कितना क्लाइंब है वो हिसाब से गियर रेशियो अपना सेट करना चाहिए साइकिल फिटिंग के वक्त। सरफेस कोई कोई ट्रैक है, जैसे अपने इंडिया में इतने सारे ट्रैक है, कोई कोई ट्रैक के ऊपर इतने बम्प है, तो बम्प कहाँ पे है वो पहले प्रैक्टिस के वक्त अपने को समझ में आता है। उसके बाद रोड रेसेस है, तो रोड रेसेस में क्या है, रोड का सरफेस कैसे है, कौन सी जगह पे कितना मतलब सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, डांबर का है, उसके बाद सीमेंट का कंक्रीट है, कैसे है, उस हिसाब से मतलब अपने को गियर रेशियो साइकिल फिट करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद बीएमएक्स रेसेस है। बीएमएक्स रेसेस में क्या होता है, कभी हर्डल्स बहुत रहते हैं, कई बीच में पत्थर रहते हैं सर्किट में, कई बीच में रिवर जाती है, रिवर में से पानी निकलता है, कहाँ पे ऐसे हर्डल्स आते हैं, वो हर्डल्स अपने को देखने हैं, उसको नोट डाउन करना है। मतलब वो हर्डल से मतलब जैसे कोई जहाँ पे जाते हैं तो वो ये जगह से समझो फिनिशिंग लाइन कितनी लंबी है, स्टार्ट लाइन कितनी लंबी है, वो सब फीडिंग जोन कितना लंबा है। उसके बाद एमटीबी का तो मैं ये बोलूंगा कि कोई कोई बच्चों को ऐसी आदत होती है साइकिल ब्रेक डाउन हो जाती है, समझो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेस चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापिस आ जाता है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो उसको जिस डायरेक्शन में रेस चल रही है उसी डायरेक्शन में आगे आके अपने टेक्निकल जोन पे आके साइकिल रिपेयर करनी है। ये मतलब जो नए नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको मालूमात नहीं रहते, लेकिन ये कोचेस का काम है, पेरेंट्स का काम है, तो उसको समझा देना है। उसके बाद विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन बहुत इफेक्ट करता है रेस के ऊपर, किस डायरेक्शन में अपोजिट विंड में चला रहे हो या इन फेवर विंड में चला रहे हो, साइड विंड है तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उस हिसाब से मतलब वो विंड डायरेक्शन के ऊपर अपने को मतलब एनर्जी भी किस तरह से कितनी एनर्जी लगानी है वो बहुत डिपेंड करता है। कोई कोई जगह पे नैरो रोड रहता है, तो नैरो रोड है तो अपने को पहले मतलब निकलने के लिए कैसे निकलना है, क्या करना है, वहां पे आगे आने की कोशिश करना है। ब्रिजेस रहते हैं, ब्रिजेस के ऊपर कैसे क्रॉस करना है ये भी ध्यान देना है। उसके बाद कोई कोई मतलब डिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, मतलब ये क्या करना है, जैसे कोई बड़ा पेड़ होता है, समझो ब्रिज है, वहां से समझो अपने को स्टार्टिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन है, यहाँ से समझो कितना किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली समझो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक लंबा है, तो ये अपने को मार्किंग रखनी है दिमाग में। जैसे कोई ब्रेक होता है तो अपने को आइडिया आ जाता है कि कोई बोलता है कि यार वो बच्चे आगे ब्रिज के पास चल रहे थे, तो मतलब अपने को आइडिया आ जाता है कि चलो मैं 2 किलोमीटर पीछे या 2 किलोमीटर आगे है, जो भी मतलब ऐसे मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मार्किंग बना के रखनी है। उसके बाद टेक्निकल जोन कहाँ पे है, मेडिकल जोन कहाँ पे, फीडिंग जोन कहाँ पे है, कहाँ से अपने को फीडिंग मिल सकती है, कहाँ से अपने को टेक्निकल मेडिकल हेल्प मिल सकती है, कितना लंबा है, जैसे अपना साइकिल खराब हो जाता है तो वहां से कितना लंबा जाना है अपने को, उस बात को मतलब ध्यान में रखने के लिए ये सारी चीजें पहले दिमाग में रखना जरूरी है। नेक्स्ट कम टू बाइक फिटिंग। बाइक फिटिंग, मोस्टली बाइक फिटिंग में क्या करना है, जो भी प्रैक्टिस बाइक है उसी को फिट करना है, लेकिन प्रैक्टिस बाइक ये दिमाग में रखना कि यूसीआई सर्टिफाइड फ्रेम विथ यूसीआई मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाइक आप फिट करोगे और फिर आपको वहां पे आने के बाद पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं करेंगे।
तो आपका बाइक जो है, और जिस बाइक के ऊपर चलाते हो उसी बाइक को यूज करो। आपको कोई भी रेस रहने दो, वो रेस में अपने को उसी बाइक को, मतलब कोई सीट का ले पोजीशन भी चेंज नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे। जिस पोजीशन पे चलाते हो उसी पोजीशन पे वो ये करो, बाइक फिट करो। उसके बाद जो भी सर्किट चेक करने के बाद आपका गियर रेशियो कौन सा मतलब सरफेस कैसा है उसका वो देख के अपने को कौन सा गियर, जिस गियर के ऊपर ट्रेनिंग किया है उसी गियर से, मतलब रफ सरफेस है तो आप थोड़ा गियर एक आधा इंच कम आ सकते हो, लेकिन स्मूथ सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया वो सरफेस से ज्यादा आप कंपटीशन सरफेस कभी कभी स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ सरफेस है तो आप 1 इंच ऊपर गियर डाल सकते हो, मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से। ये मेरा तजुर्बा है, मतलब रफ, मतलब सरफेस बहुत स्मूथ है, आपको लगता है कि बहुत, जिस पे सरफेस के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की है वो सरफेस से ये सरफेस बहुत ही अच्छा है, तो आप 1 इंच 2 इंच गियर थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन जिस रेस सरफेस के ऊपर प्रैक्टिस किया है वो सरफेस से ये सरफेस रफ है तो आप लो जा सकते हो गियर रेशियो। अभी नेक्स्ट, उसके बाद बाइक फिटिंग में जैसे आप है फिक, जैसे रोड पे जाते हो तो चेंजिंग लीवर जो है फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, ये देखना है। उसके बाद खुद का बाइक चेक हो, जिससे कि आपको मोर कॉन्फिडेंस आ सकता है बाइक के ऊपर। गेट सेटिस्फाइड योर सेल्फ फॉर योर बाइक, सो यू विल गेट द मोर कॉन्फिडेंस। उसके बाद क्रैंक, जैसे जो भी लगता है गियर सेट करने के वो, जैसे ट्रैक पे जाते हो तो क्रैंक और स्प्रॉकेट ये बहुत ही जरूरी है, और जो आपको लगता है गियर सेट करना है उसी हिसाब से मतलब फिक्स व्हील और क्रैंक साथ में लेके जाना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, रेस रूल्स रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट। रेस रूल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट, यूसीआई का जो अपना ये है उसमें कभी कभी कुछ रूल्स में अमेंडमेंट आ जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, तो उस हिसाब से आप मतलब अमेंडमेंट जो भी आए हैं उसको थोड़ा देखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो रेस के रूल्स रेगुलेशन तो आपको मालूम होते हैं, लेकिन कुछ नए चेंजेस आए हैं कि नहीं वो भी देखने हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, क्लोथिंग। क्लोथिंग में आपका स्किन सूट, जो भी कलर है आपका स्किन सूट का, जैसे टीम इवेंट चलाते हैं तो सभी चारों बच्चों का एक ही कलर होना चाहिए, मतलब अलग अलग टी शर्ट पैंट नहीं होनी चाहिए। जैसे शूज, हेलमेट, सॉक्स, ये सारी चीजें अपने मतलब बैग में पहले दिन ही रखना है, नहीं तो वहां जाने के बाद बच्चे बोलते हैं कि मेरा शू तो वहां कमरे में रह गया। उसके बाद नंबर, चेस्ट नंबर भी, बीब नंबर भूल के आ जाते हैं कमरे में, फिर वो अमेंडमेंट करके अपना पेन से लिख के बीब नंबर लगा देते हैं। ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए सभी पहले दिन ही अपने को क्या करना है, एक लिस्ट बना लो। लिस्ट में अपने को क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए, उसको एक बैग में भर के रखिए। उसके बाद उसको लिस्ट बनने के बाद एक देख लीजिए क्या क्या मतलब चाहिए अपने को, वो सभी चीजें मतलब चेक करते बैठना है। उसके बाद आइए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये बहुत जरूरी है कि लास्ट ईयर के विनर्स कौन कौन है उनको ध्यान में रखना है। उनके ऊपर जब मास्टर जैसे इवेंट चलती है तो उनके ऊपर मतलब ऑब्जर्व करते रहना है कि वो कैसे चलाते हैं, उनका पोजीशन कैसा है क्या है। जो स्टार राइडर्स है वो कभी भी बीच में ब्रेक अवे दे सकते हैं, तो वो ब्रेक अवे देते वक्त उनको ऑब्जर्व करना है, वो पीछे कोई जाता है राइडर तो कैसे जाता है क्या करता है, इस हिसाब से। जैसे ट्रैक रेसेस है उसमें लास्ट ईयर का उसका टाइमिंग देखना है कि लास्ट ईयर का उसका टाइमिंग कितना था, इस साल मैंने ट्रेनिंग में टाइमिंग है वो उससे मतलब और कितना रुकना है, उस हिसाब से मतलब अपने को पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट को देखते हुए स्टार राइडर को ऑब्जर्व करना है। देन सीजन्स, नाउ कम्स टू सीजन। लास्ट कौन सा सीजन है, समर है,
विंटर है या रेनी सीजन है। अभी समर सीजन है तो आपको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो पानी ज्यादा आप जब चलते हो रोड रेस में तो अपने को साथ में ज्यादा लेके जाना पड़ता है। एमटीबी बाइक है तो अपने को वाटर ज्यादा लगेगा, तो पानी इस हिसाब से फीडिंग जोन के ऊपर से आपको सर्किट में मिल जाता है। उस हिसाब से जितनी अपने को जरूरत है पानी की, उस हिसाब से पानी मतलब साथ में लेके जाना है। उसके बाद फीडिंग, जो भी अपने को डाइट चाहिए वो अपने जेब में रखना है। मतलब कोई मतलब बाहर से मतलब एक्सपेक्ट कम करो कि बाहर से मेरे को ज्यादा सप्लाई मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। खुद के पास खुद रखो, सप्लाई तो मिलती रहेगी। उसके बाद विंटर सीजन है तो विंटर में थोड़ा कम पानी लगता है, तो कोई इस हिसाब से चलिए। रेनी सीजन में अभी रेन सूट है, आप चाहिए तो मतलब जो बोलते हैं ना पारदर्शक होता है, जिससे मतलब विजिबिलिटी रहता है, आपका नंबर दिखाई देगा। उस हिसाब से समझो आपके पास रेन सूट है तो आप रेनी सीजन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना ये करना चाहिए, मतलब तैयारी कर आना चाहिए। अभी इसमें से कुछ और चाहिए तो हेलो, ओके, थैंक यू। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं सर। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। यस, मिस्टर मोकल संदेश। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर हम किसी रेस में जा रहे हैं तो हमें कितना टाइम का रेस्ट लेना चाहिए? बेटे रेस्ट कितना ले लेना, मतलब रेस के पहले कितना रेस्ट लेना चाहिए, यस। ऐसा नहीं है बेटे। देखो, जिस आपको अभी समझो कल आपका रेस है, ठीक है, तो हाँ पहले दिन ही आप थोड़ा नॉर्मल मतलब सर्किट पे घूम के आ सकते हैं। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब रेस मतलब प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से करके आओ, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए देख के आओ और अपना रिलैक्स रहो, फुल रेस्ट ले लो। वो अपना कितना रेस्ट लेना है वो डिपेंड करता है आपके कंपटीशन के ऊपर, डिस्टेंस कितना है क्या है। जैसे आपका 100 किलोमीटर का रेस है तो आपको फुल डे रिकवरी लेना चाहिए, उस हिसाब से आपको वाटर लोडिंग करना है, उस हिसाब से आपको डाइट लेनी है पहले दिन। और डाइट भी आपका ऐसा रखना है कि जो रेगुलर डाइट है वही रखना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरा कल रेस है तो मैं आज बहुत खाऊंगा और वो तो उससे आपका पेट खराब हो जाता है। तो मतलब नॉर्मल रूटीन में रहिए, कोई नहीं है, सिर्फ डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द रेस। जैसे कल अपना लंबा रेस है तो आप फुल डे रेस कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके, नेक्स्ट राजेंद्र कुमार शर्मा। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। नमस्ते विनय जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। जी रोकड़े सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। विनय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, अपन यूट्यूब पे नहीं डाल रहे क्या? 8 सेशन ही डाल रहे थे यूट्यूब पे अपन ने। एक्चुअली सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है अच्छा, यूट्यूब अपलोड करने में। मैं ट्राई करता हूँ आज हो जाए या नहीं, कल तक हो जाएगा सर। तो पिछला 8 ही है, मैंने दे के किया है इसलिए। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, नमस्ते। ओके, नेक्स्ट मिस्टर सीड्स फ्रॉम बिहार। Good शीश morning, बोलिए। sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sir, how we can know that the particular frame is UCI certified? बेटे उसके ऊपर है ना यूसीआई का एक सिंबल आता है। हाँ सर, बहुत सारे साइकिल्स में नहीं रहते। नहीं रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए बोला जाता है कि यूसीआई सर्टिफाइड फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेशनल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं
लेकिन वो मेजरमेंट जैसे मतलब जैसे सीट का जो आगे का पॉइंट है और जो सेंटर एक्सल है आपका बीच में, उसमें 5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। छोटी मोटी चीज है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं उसके ऊपर डाल के। Okay, sir. Thank you. उसके ऊपर जब नेशनल लेवल तक हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, मतलब फ्रेम के ऊपर। Okay, sir. ठीक है, Thank you, ओके। sir. ओके, और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैक्सवेल सर। हाँ जी विनय। हाँ सर, अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, अच्छा, तो हम क्लोज कर सकते हैं अभी। अच्छा, एक आ गया मिस्टर सुरजीत। यस सुरजीत जी बोलिए। सुरजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, रेस का पहले दिन दूध पीना चाहिए सर? अच्छा, जैसे आपने पूछा दूध पीना चाहिए क्या, दूध हाँ तो हाँ मतलब हाँ। बैलेंस डाइट है, उसको कोई जरूर पीना चाहिए, जरूरी है। लेकिन ओके ये है कि मतलब कितना पीना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आप बोलोगे कि हर दिन आप 1 गिलास पीते हो, 2 गिलास पीते हो, लेकिन ओके। एक ही दिन 5 गिलास पियोगे रेस के पहले दिन, तो वो मतलब हाँ हार्मफुल है। ओके सर। मतलब जितना भी अपना रेगुलर डाइट है उसी हिसाब से हाँ चलना चाहिए। 2 गिलास लेते हो तो 2 ही गिलास लो, 1 गिलास लेते हो तो 1 ही गिलास लो, अच्छा। उस हिसाब से चलिए। मतलब ऐसा नहीं कि रेस है तो मैं 8-10 गिलास पी जाऊं तो लूज मोशन लगेगा। ओके सर। ओके जी। और पानी भी अप्रोप्रिएट पीना चाहिए ना रेस का पहले दिन? कौन सा पानी पानी पानी। पानी? तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ, मतलब वो डिपेंड्स अपॉन द वेदर, इस तरह का वेदर है। तो जो समर है तो समर में तो ज्यादा पानी वाटर लोडिंग करना चाहिए। वाटर लोडिंग का एक टॉपिक था, मैं बताया था उसमें। वाटर लोडिंग अच्छा में मतलब शिप शिप पीते रहिए 2-2 मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद। उसमें इलेक्ट्रॉल लीजिए, नींबू पानी लीजिए, जो भी आपको लगता है अच्छा, ओके। उस हिसाब से शिप शिप मारते रहना है। समर सीजन है तो ज्यादा करना चाहिए, विंटर सीजन में थोड़ा कम लिया तो भी चलेगा। सर हेल्थ ड्रिंक्स कौन सा अच्छा हो सकता है, हम ले सकता है हेल्थ ड्रिंक्स? ऐसे कुछ आपका रिकमेंड करते हैं कुछ हेल्थ ड्रिंक्स कुछ? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। क्या? सर पूछ रहा है हेल्थ ड्रिंक्स लेना चाहिए क्या? हेल्थ ड्रिंक्स कुछ है क्या आपका रिकमेंड करता है उस पहले दिन लेना चाहिए ऐसे कुछ? नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ ओके मैं सीधा बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉल लेते रहिए। ओके ओके। इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल इज अच्छा द है ना बेस्ट। सर? ओके सर। इलेक्ट्रॉल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉल लेते हो भी सिप सिप में पीजिए, मतलब पहले दिन। ऐसा नहीं कि एक ही साथ पूरा पी लिया। अच्छा सर, ओआरएस ले सकता है? ओआरएस ले लीजिए, लेकिन ओआरएस वो अलग मैटर है और इलेक्ट्रॉल का अलग है फैक्टर है। ओके ओआरएस सर। ले सकते हैं लेकिन ज्यादा मत लीजिए। मतलब उसमें मैं प्रिफर नहीं करूंगा। यू फॉर दैट यू कंसल्ट टू डॉक्टर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज सिद्धांत पीडीआर फ्रॉम महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आपने बोला था बिफोर द रेस कौन से मतलब प्रोटीन फूड्स लेने चाहिए हम नहीं, फिर कंफ्यूज हो रहे हो बेटे। कौन से? रेस के पहले? रेस? मतलब यस। ऐसा होता है, जो आपकी मतलब हैबिट है वही लो। ऐसा नहीं कि मतलब आप दूसरा कोई चीज लोगे। ओके। जैसे मैंने बोला, आपको 1 गिलास दूध पीने की आदत है, यस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 ले लो रेस के पहले दिन। लेकिन 4-5 गिलास पियोगे तो लूज मोशन लगेगा ना। यस। मतलब वो आपकी मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है उसने भी रिस्पांस देना चाहिए आपको। मतलब जो आपको मतलब प्रोटीन लेते हो, जो डाइट लेते हो, रेगुलर डाइट लीजिए। सिर्फ ओके। थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो, मतलब उस हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि जो एक ही दिन में मैं जो खा के मतलब तंदुरुस्त हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं होती है बेटे। डाइजेशन सिस्टम ने भी आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए उस हिसाब से। इसलिए ऐसी चीज लो जो आपके रेगुलर डाइट में है।
एक दिन से कोई मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई खा के तंदुरुस्त बन जाता है। उसको मतलब प्रैक्टिस से डेली रूटीन में आना चाहिए। रूटीन डाइट इज द बेस्ट डाइट। यस, थैंक यू सर। ओके। हाँ शर्मा सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, हाँ, मैं ये चाह रहा था कि जैसे वो एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि वो फ्रेम्स का जिस पे यूसीआई के स्टिकर्स नहीं है। देखिए आजकल ऐसा है कि मैक्सिमम जो भी इक्विपमेंट्स जो आ रहा है मार्केट में, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज सर्टिफाइड बाय द यूसीआई। यूसीआई ने क्या सर्टिफाई किया हुआ है, मींस कि उसका जो फ्रेम का जो जियोमेट्री है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, इट इज सर्टिफाइड बाय द यूसीआई, इट इज मीटिंग द नॉर्म्स ऑफ द यूसीआई। वो जो भी स्टिकर एक आपने देखा होगा सभी ने, आप लोगों की साइकिल में एक फ्रेम में एक स्टिकर लगा होता है यूसीआई का, और जिन फ्रेम्स में स्टिकर्स नहीं है, तो उस स्टिकर्स को जैसे बताया कि दे आर ऑल्सो अलाउड, बट दैट शुड मीट द यूसीआई का जो रूल्स है, उसके अनुसार जो उनका टेक्निकल रेगुलेशन है, उनके अनुसार वो मीट होना चाहिए, उसमें उसके अनुसार बना हुआ होना चाहिए। तो उस चीज की भी चेकिंग होती है। हम लोग नेशनल में भी हम लोग चेक करते हैं। बिना चेकिंग हम कोई भी फ्रेम अलाउ नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे कि किसी ने कोई हाथ से अगर कोई मॉडिफिकेशन करके आ गया है, और वो जो हाथ वाला जो मॉडिफिकेशन है, सेल्फ मॉडिफिकेशन, दैट बाइसिकल इज आल्सो नॉट अलाउड। उसमें जैसे कोई कुछ टिपिंग्स कुछ करके आ गया है, या फिर कोई चीज अपना लोकली कुछ हाइड करके आ गया है, तो उस तरह का इक्विपमेंट कोई भी अलाउड नहीं होता है साइकिलिंग रेसेस में। जो आपको इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल है एंड विच इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीबॉडी, उस तरह का जो इक्विपमेंट है वो सारा अलाउड होता है। तो इस तरह के, और जैसे बोलते हैं कि ये हमारा जो ये यूसीआई का स्टिकर लगा हुआ है अब, बट स्टिल दैट आल्सो इज लायबल टू बी चेक्ड। उस बाइसिकल को फिर भी हम चेक कर सकते हैं अगर हमें कुछ डाउट होता है कि नहीं इसके साथ कुछ फाउल प्ले किया गया है, ये एक नकली स्टिकर लगा के आ गया है, तो उस तरह के इक्विपमेंट को भी चेक कर सकते हैं। ओके। और रेस में हमेशा आपको जितने भी जो राइडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपको इंश्योर करना है कि कम से कम जैसे अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर द रेस वो जो हमारा जो चेकिंग पॉइंट होता है वो ओपन होता है। तो वहां पे जाके आपको अपनी साइकिल आपको चेक करवानी होती है कि हाँ मेरी साइकिल रेस के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि 5 मिनट पहले आप अगर पहुंचेंगे, अगर वो साइकिल अगर अलाउड नहीं है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो देन आप फिर रेस में भाग नहीं ले सकेंगे। तो ये पार्टिसिपेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जो साइकिल जो इक्विपमेंट्स है उनको टाइम से चेक करवाइए, और सभी साइकिल्स बिना चेक रेस में अलाउड नहीं है। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मिस्टर विवेक शाह। नमस्ते रोकड़े सर, नमस्ते मैक्सुआ सर, नमस्ते शर्मा सर। हेलो विनय, कैसे हैं सर? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो वो फ्रेम है वो एल्युमिनियम फ्रेम में और कार्बन फ्रेम में सिर्फ वेट का ही फर्क होता है, या उससे राइड में भी कोई क्वालिटी में फर्क आता है एल्युमिनियम फ्रेम और कार्बन फ्रेम में? हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आया सर? आया। क्वालिटी में तो फर्क आएगा ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब जिस हिसाब से मतलब आप बोल रहे हैं, तो क्वालिटी मतलब अलॉय फ्रेम और कार्बन फ्रेम, उसमें टफनेस में फर्क बहुत है, डिफरेंस बहुत है। तो भी इसके बारे में शर्मा जी चाहे तो ज्यादा ब्रीफ में बोल सकते हैं। जी जी। देखिए ऐसा होता है, देखिए जो ये टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूवमेंट होके आई है, पहले जैसे हमारे पास पहले के जमाने में स्टील के फ्रेम हुआ करते थे, दैट वाज टू हैवी, वो काफी हैवी होते थे, तो वो खींचने में तो काफी ताकत लगती थी। देन फिर वो टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव हुई है उसके बारे में, देन एल्यूमिनियम के जो फ्रेम आने लग गए। एल्यूमिनियम के अंदर भी आजकल बहुत तरह के आ रहे हैं, आजकल ट्रिपल ट्यूबिंग के आ रहे हैं। देन एल्यूमिनियम में बहुत सारे इनके ट्यूबिंग के वो हैं, दैट टेक्निकली आई एम नॉट द मटेरियल इंजीनियर, एक्चुअली मैं उतना नहीं, बट जैसे रिसर्च में पाया गया है कि आई विल जस्ट गिव यू द बेसिक आइडिया कि रिसर्च में पाया गया कि जो ये जो मेटल्स हैं, they have a little
bit of the flux in the power transmission. जैसे जैसे राइडर जो है पावर ट्रांसमिशन करता है तो कुछ माइन्यूटली इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी पाया गया है कि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा बहुत लॉस होता है उसके अंदर। तो फिर जो साइंटिस्ट जितने भी मटेरियल साइंटिस्ट उन्होंने देखा कि अब हम इसका रेक्टिफाई कैसे करें। तब फिर उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी था जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा था स्पेस साइंसेस में और जो रॉकेट्स में सॉरी एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस साइंसेस में यूज हो रहा था कि कार्बन एक ऐसा मटेरियल है विच इज लाइटर देन स्टील एंड मोर रिजिड देन द स्टील। मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है कार्बन का, हमारा जो एनर्जी जो लॉस है बहुत माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ उसमें वॉट्स में आपका जो रिस्पॉन्स है कार्बन का, इट इज लाइटर देन द स्टील and it is more responsive than the aluminum and steel frames. So इसीलिए हम लोग इसको कार्बन फ्रेम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि why do we use the disc wheel in the time trial events? हम लोग पूरा solid disc wheel क्यों यूज करते हैं? पहले भी तो spoke wheel यूज कर रहे थे because spoke wheel has got some flexibility in it और उसमें थोड़ा सा कुछ पावर का आपका लॉस होता है और कार्बन इज मोर रेस्पॉन्सिव जब आप जो राइडर जो प्रेस करके चलाता है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द कार्बन व्हील्स। अभी आपने देखा होगा जी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे जो उसमें अलॉय और बेरिलियम्स के जो लगते हैं, द हाई एंड साइकिल्स दोज आर कॉस्टिंग मोर देन 10,000 यूरोस। जो हाई एंड जो साइकिल्स है उसमें काफी पार्ट नाउ दे आर पुटिंग ऑफ द टाइटेनियम, वो काफी और भी महंगा है बट इट इज लाइटर देन द स्टील और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है और जैसे जैसे हम देखेंगे आने वाले सालों में हु नोस कि आने वाले सालों में शायद इससे भी बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। बट एज फार एज प्रेजेंट सिनेरियो द कार्बन फ्रेम्स आर वेरी गुड, इट इज वेरी रेस्पॉन्सिव। और इवन कार्बन फ्रेम्स में ये भी पाया गया है कि एक जो रैप्चर टेस्ट होता है इसके अंदर में उसको क्रैश करके देते हैं कि जो भी आपका फ्रेम मटेरियल क्या होता है। इसीलिए ये सारे जो इक्विपमेंट है ये यूसीआई की जो टेक्निकल रेगुलेशन है उनके अनुसार मीट होना चाहिए। इन फ्रेम्स को जब हम क्रश करके देखते हैं तो उनमें क्या है ना, बिल्कुल कोई पार्ट अलग नहीं होता है इसके अंदर। सो अगर कोई क्रैश भी होता है तो इट इज नॉट डेंजरस फॉर द राइडर्स, इट इज नॉट बिकमिंग ए मिसाइल सो दैट इट पेनिट्रेट इनटू योर बॉडी। और राइडर्स का ना उसकी सेफ्टी के लिए भी देखा जाता है। तो अगर आप कार्बन फ्रेम आप स्मैश करोगे तो आप देखोगे कि वो टूट के अलग नहीं होता है, बिल्कुल रस्सी टाइप बन जाएंगे उसमें, यू विल सी। लेकिन इस को अगर आप स्टील और अलॉय फ्रेम की बात करें तो उसमें जैसे पीछे पाया गया कि जैसे एक्सीडेंट्स में वो टूट जाते हैं, इट बिकम्स ए काइंड ऑफ मिसाइल। और जब दूसरा जो ग्रुप उस पे आके गिरता है तो किसी के अंदर मतलब उसके बॉडी में वो पायरेट हो सकता है। तो इट इज डेंजरस बट now the technology is more advanced, so we are using, that's why we use the carbon frames. Okay, I hope thank you answer your question. Thank you. The next one is Mr. Sears from Bihar. Good morning sir, again I am having one question sir. बोलिए Sir, बोलिए is there any restriction of wheel set in the event? व्हील सेट मतलब व्हील Sir, साइज? नहीं, व्हील सेट मतलब कौन सा व्हील मास स्टार्ट में यूज होना चाहिए, ये टाइम ट्रायल में यूज होना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है शिशिर, डेफिनेटली हाँ देयर इज शीर्ष ओके शीर्ष सॉरी देखिए डेफिनेटली इसमें है ना, देखिए पूरा रूल रेगुलेशन है। देखिए अगर आप मास स्टार्ट रेसेस चलाएंगे, मास स्टार्ट मतलब मींस इन्वॉल्विंग मोर देन वन पार्टिसिपेंट, वो कोई भी रेस हो सकता है। उसके अंदर आप चाहे एमटीबी में देखेंगे, चाहे आप रोड रेसिंग में देखेंगे, इवन आप ट्रैक में भी अगर आप देखेंगे तो जो बंच रेसेस होती हैं, यू आर नॉट अलाउड टू राइड विद बोथ द डिस्क व्हील्स। जैसे जो बंच रेसेस होती हैं उसमें एटलीस्ट आपको आगे का जो व्हील होता है दैट आई टू पुट इट विद द स्पोक व्हील और द पेंटा स्पोक या ट्राई स्पोक आपको डालना होता है। रोड रेसेस में ये रूल है कि आप यू कैन नॉट, जो मास स्टार्ट जो रेसेस हैं
उनमें आप डिस्क व्हील्स यूज नहीं कर सकते हैं. दैट हैज टू बी ए स्पोक व्हील, जो स्टैंडर्ड स्पोक व्हील जो बोला जाता है, जिसमें मिनिमम 16 स्पोक्स होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड व्हील बोला जाता है. इसीलिए जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे टूर डी फ्रांस है, जो बिग रेसेस हैं, वो उसमें जो मास्टर रेसेस में उसमें कोई भी आपने डिस्क व्हील डाल के नहीं चलाते हुए देखा होगा किसी को भी. दे यूज ए ड्रॉप जिप व्हील्स, जो उनका जो रिम है उनमें ड्रॉप अप टू 90 mm तक वो लोग यूज करते हैं. और बट इट कैरिड विद द स्पोक्स. तो वो एक जरूरी है. वो नॉट ओनली उसमें भी अलाउ करते हैं, बट दैट इज नॉट द गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ द अदर राइडर्स, बिकॉज डिस्क व्हील में जो कंट्रोल है, इट इज मोर डिफिकल्ट व्हेन यू हैव ए क्रॉसविंड. क्रॉसविंड अगर जब होता है तब डिस्क व्हील में ज्यादा डिफिकल्टी आती है. और जब आपके पास में जब कम से कम 100 आदमियों का बंच रेस कर रहा है, अगर एक आदमी की डिसबैलेंस की वजह से अगर 50 आदमी का क्रैश हो जाता है, तो देन इट इज डिफिकल्ट. देन जो टाइम ट्रायल्स है उनमें हम लोग क्यों अलाउ करते हैं डिस्क व्हील यूज करना, जो बिकॉज उसमें एक राइडर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक है, तो उसमें दे कैन यूज लिटिल सुपीरियर इक्विपमेंट. उनमें जैसे कम से कम, जैसे उसको जैसा मैंने अभी बताया कि मोर रिस्पॉन्सिव इक्विपमेंट जो है, इसीलिए वो लोग डिस्क व्हील्स उसमें डालते हैं. जैसे माउंटेन बाइकिंग है, माउंटेन बाइकिंग में भी जैसे बताया कि आपको व्हील्स का क्या, एक देखिए बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि व्हील्स का क्या रूल्स रेगुलेशन है. आपके दोनों जो व्हील्स है उनका सेम डायमीटर होना चाहिए. ओके ओके सर. हाँ, वो दोनों सेम डायमीटर से होना चाहिए. और जहां आप एक से ज्यादा राइडर इन्वॉल्व है, वहां पे आप व्हील नहीं यूज कर सकते हैं. रोड में, ट्रैक में कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रंट व्हील में आपको मिनिमम पेंटा स्पोक या फिर ट्राई स्पोक या 4 स्पोक्स आपको डालना होगा. आगे आप डिस्क व्हील तभी चला सकते हैं जब आप टाइम्ड इवेंट चलाते हैं. ओके. सर जैसे आपने कहा कि कार्बन फ्रेम अलग नहीं होता टूट के, लेकिन सर बहुत सारे रेसेस में देखा मैंने कि वो अलग हो जा रहे हैं. देखिए ऐसा है ना, पूरे वर्ल्ड में ना डुप्लीकेसी बहुत है. ठीक है, इफ यू बाय ए जेन्युइन वन ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेड इन चाइना मतलब वो नकली. यू नेवर नो कि एक नकली स्टिकर लग के आ रहा है और फिर आप बोलोगे कि नहीं है तो टूट गया, जब आप उसका फ्रेम नंबर कंफर्म करते हैं यूसीआई के टेक्निकल डिपार्टमेंट से. एक देखोगे ना, यूसीआई की एक जो वेबसाइट है उनके अंदर उन्होंने जो अप्रूव्ड जो फ्रेम जो व्हील्स है ना, उन्होंने उनका पूरा लिस्टिंग किया हुआ है. अगर आप उसमें देखते हैं कि डेफिनेटली ये है कि उसके पाते हैं, बट यू नेवर नो कि ये इक्विपमेंट असली है या नकली है. क्या आपने इक्विपमेंट बिल्कुल ऑथराइज्ड वेंडर से खरीदा है, या फिर ये तो मेरे दोस्त ने मंगा के दिया है, तो यू आप कभी भी उस चीज को ना ट्रस्ट नहीं कर सकते. नॉर्मली हमने देखा है कि कार्बन फ्रेम टूट के अलग नहीं होता है, और क्योंकि वो सेफ्टी के अनुसार इसी तरह से बनाया जाता है. ओके ओके, थैंक यू सर. इम्पैक्ट, बिकॉज किस तरह का इम्पैक्ट हुआ उसके साथ. ओके, नेक्स्ट वन इज संतोषी ओरान. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो खेलो इंडिया एकेडमी में रहते हैं वो स्टूडेंट सीधे इंटरनेशनल खेलते हैं या फिर स्टेट नेशनल खेल के फिर इंटरनेशनल खेलते हैं? ऐसा नहीं है बेटे, अभी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है. देखो, आपका एज कितना है? जी 14. अभी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? जी 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. आप डायरेक्ट 8 स्टैंडर्ड में आ गए? नो सर. फिर कौन सी स्टैंडर्ड पास करके आए? जी 1 फर्स्ट से तो स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से आप एक स्टेप्स चढ़ के आ गए ना बेटे. यस सर. उसी हिसाब से मतलब जैसे ये अभी साई में जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे टैलेंट इसमें उनको सर्च किया था तो उनके ऊपर वो चल रहा है. ठीक है, लेकिन जब आप स्टेट से आते हो तो आपको एक एक स्टेप करके आना है. जैसे आपका स्कूल मीट होता है, स्कूल मीट्स के बाद इंटर स्कूल होता है, जैसे डीएसओ के रेसेस होते हैं, स्टेट चैंपियनशिप होती है, उसके बाद आप स्टेट से मतलब पार्टिसिपेट करने नेशनल में आ जाते हो. उस हिसाब से एक एक सीढ़ी आपको चढ़ के आनी है. ठीक है जी सर. हाँ, तो बोलिए. डायरेक्ट मतलब इंटरनेशनल तो पहले नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप इंटरनेशनल में जाएंगे ना. जी सर. यस, यही बात है. थैंक यू सर, यही पूछना था. ओके जी.
ओनली सेलेक्टेड राइडर्स जो हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, दे रिप्रेजेंट द कंट्री। और जो इंटरनेशनल जो रेसेस हैं वो 17 साल से शुरू होती हैं, जूनियर कैटेगरी। ओके, 18 से 17-18 से जूनियर कैटेगरी, देन 19 के बाद में एलीट। जितना लोग खेलो इंडिया में, सभी लोग नहीं जाते हैं इंटरनेशनल उसमें रेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओनली सेलेक्टेड, अगर उसमें 50 बच्चे हैं तो उनमें से जो बेस्ट 5 होंगे, आई थिंक 5-6, वो लोग ही जा पाते हैं। ये कंपटीशन है एक इस तरह का, जैसा अभी कोच साहब जैसे बोल रहे थे, सेम वही चीज मैं थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आपके क्लास 10 है, जैसे उसमें अगर उसमें 5 लाख बच्चे या 15 लाख बच्चे जैसे बैठ रहे हैं इंडिया में, तो मेरिट लिस्ट में कितने बच्चे आते हैं? टॉप नहीं आते हैं। तो उसी तरह से सेम स्पोर्ट्स भी वैसा ही है। ओके, चलो नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है तो? ओके, नेक्स्ट मिस्टर हर्ष राज। यस मिस्टर हर्ष। हेलो हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। ही इज अनम्यूटेड नाउ, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट लीजिए, कोई नहीं। नेक्स्ट तो अभी नहीं है। ये सेल्स ने फिर एक बार एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या CFI के पास ऐसा सर्टिफाइड डीलर है जो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ बिहार के लड़कों को बहुत खोजना पड़ता है इक्विपमेंट के लिए। ओके, अच्छी बात कही है। अपने डायरेक्टर CFI जो है मिस्टर वीरेंद्र सिंह, उन्होंने बोला था जिसको भी इक्विपमेंट चाहिए तो आप CFI में आके मेल पे डाल सकते हो, या मुझे मतलब उनको कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मतलब इक्विपमेंट चाहिए तो वो आपको सप्लाई कर सकते हो। उस हिसाब से वो आपको पैसा जमा करना पड़ना है स्टेट एसोसिएशन से। तो उस हिसाब से मतलब वो आपको मटेरियल दे सकते हैं। उन्होंने बात बताई थी उनके लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज मिस्टर दक्ष झा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, इवेंट के कितने दिन पहले अपने को कोर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज बंद कर देना चाहिए? यानी रेस डे के कितने दिन पहले? ऐसा नहीं, रेस दिन के पहले दिन जो भी है ऐसा नहीं होता है। मतलब कंपटीशन के पहले क्या करते हैं हम लोग, स्पीड वर्क कर लेते हैं, मतलब स्पीड इंडोरेंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा मैं कंपटीशन के 10 दिन पहले, तो ऐसा नहीं, मतलब वो नहीं। जो भी इंडोरेंस डेवलपमेंट है वो प्रिपरेटरी फेज में होता है। कंपटीशन फेवर मतलब पीरियड में जो मतलब पीरियड होते हैं ना, फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज या ट्रांजिशनल फेज। जैसे कंपटीशन फेज आपको चल रहा है तो उसमें मतलब कॉन्सेंट्रेट मतलब ज्यादा करके हम लोग स्पीड इंडोरेंस पे कर देते हैं, मतलब उस पे नहीं जाते हैं, स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं जाएंगे, करेंगे लेकिन कम, मतलब इंटेंसिटी कम ये रहेगी। ओके, आपका मतलब है लास्ट 6 वीक में हमको कोर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन नहीं करना है? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द कोच, मतलब टाइप ऑफ कंपटीशन, मतलब प्रिपरेटरी फेज कितना इसका टाइम का, आपका कंपटीशन फेज कितना टाइम का, समझो ये कंपटीशन है। हाँ सर, वो लास्ट 6 वीक हमारा कोच साहब बोलते हैं कि चलो भाई अपना कंपटीशन फेज है तो उसके अंदर हमको कोर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन ऐड नहीं करना है। कोर तो कर सकते, कोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कोर ओके। तो हम लोग नॉर्मली सर है ना, मॉर्निंग में हम साइकिलिंग करते हैं और शाम को कोर या तो स्ट्रेंथ करते हैं कंपटीशन पीरियड में। नहीं, नॉर्मल मैम। तो अभी आपका इतना नॉलेज मिलने के बाद अभी और हम डिसिप्लिन होंगे
तो ये हम सीख रहे हैं कि हमको अभी हमारा हमारा ट्रेनिंग प्लान कैसे प्लान करना है, डिजाइन कैसे करना है। तो उसके लिए तो देखो, अभी प्लान कैसे करना है, आपका टारगेट क्या, उस हिसाब से चलना पड़ेगा प्लानिंग। सर मैं जैसे आपका टारगेट समझो, मैं टीटी प्लान कर रहा हूँ। मैं 8 वीक मेरा पहले बिल्डअप है, दूसरा 8 वीक मेरा थोड़ा हार्ड वर्क लेता हूँ, और लास्ट 6 वीक्स वो होता है मेरा कंपटीशन से पहले वाला। ठीक है, ऐसे मेरा 22 वीक का मेरा पूरा मैं शेड्यूल बनाता हूँ। और मॉर्निंग 5 डेज अ वीक हमारा साइकिलिंग रहता है, और शाम के सेशन में एक दिन कोर करते हैं, एक दिन स्ट्रेन करते हैं, एक दिन कोर करते हैं, एक दिन स्ट्रेन करते हैं। लेकिन आपको पार्टिसिपेट किस में करना है? टीटी टाइम ट्रायल में करना है, लेकिन कंपटीशन मंथ कौन सा है, वो डेट कौन सा है, उस हिसाब से मतलब जनवरी फरवरी, तो हाँ, वो सब हम प्लान कर लेते हैं कि भाई कंपटीशन से 22 वीक पहले हम लोग प्लान करते हैं। 8 वीक हमारा बिल्डअप रहता है, 8 वीक हमारा थोड़ा ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग रहता है, और लास्ट 6 वीक हमारा रहेगा कॉम्पिटिटिव जोन। देखिए, मतलब 15 जनवरी के बाद आप मतलब कंपटीशन पे फेज स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फरवरी में जब आपको ये करना है तो हाँ जी, बस वैसे ही। हाँ, उस हिसाब से मतलब ज्यादा करके उस टाइम पे स्पीड इंड्योरेंस पे ध्यान दीजिए। तो उसमें मतलब इंडिविजुअल क्वालिटीज अलग अलग होती है, मतलब उसमें तो वो लास्ट 6 वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही करनी है बीच में, मतलब लेकिन इंटेंसिटी कम करना। उसका मतलब ज्यादा, जैसे हफ्ते में 2 बार करते हो तो 1 बार करो, फिर 10 दिन में 1 बार करो, ऐसे मतलब कम करते जाना है। मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ पूरा मतलब ये कर देना है, मतलब बाइक के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा देना है आपको उस टाइम पे। ओके। जिम की जगह बाइक के ऊपर ज्यादा जाना है कंपटीशन पीरियड में। तो जैसे शर्मा जी के लिए पावर ट्रेनिंग है, जैसे हाई मतलब हिल देखना है, थोड़ा रोड अच्छा है तो हेवी गियर डाल के आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर है, किसी का पैडलिंग एबिलिटी अच्छा नहीं है तो स्लोप पे उसको पैडलिंग एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। उस हिसाब से मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रेनिंग इसको ज्यादा देनी है, कौन सी ट्रेनिंग इसको कम करनी है। इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी में बोलते हैं पैडलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसको क्या है, हेवी गियर मतलब पुल करना। हेलो हाँ जी, बोले। लेकिन उसको हेवी गियर पुल करने की आदत नहीं रहती, तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, मतलब पावर कम है उसमें, तो उसको पावर इंप्रूव करनी है। तो ये प्रिपरेटरी फेज में करना पड़ता है ये सब चीजें। उस हिसाब से उसको फिर आगे कंपटीशन फेज में उस हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। ओके, इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सर दूसरा एक क्वेश्चन शर्मा जी के लिए, शर्मा जी से पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, पूछिए प्लीज। हाँ शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, वो टाइम ट्रायल के टाइम में जो सब व्हील चॉइस करते हैं, तो उसमें 20 mm, 40 mm, 55 mm और फुल डिस्क पीछे वाला, तो वो कैसे पसंद करना है, वो कैसे उसको चॉइस करना है? देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने देखा है कि रोड जो टाइम ट्रायल्स हैं, मोस्ट ऑफ द राइडर्स दे पुट एट द रियर दे पुट द डिस्क व्हील्स, और जो फ्रंट में है वो लोग अगर क्रॉस विंड अगर आपकी ज्यादा है तो दे पुट द स्पोक व्हील विद द लॉन्गर जिप्स, उसमें अराउंड 90 mm तक का वो जो उसका जो रिम का जो डेप्थ है वो लोग यूज करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ा विंड है, दे रिड्यूस इट। ये एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अराउंड 60 mm तक वो लोग यूज करते हैं। अगर उसमें देखते हैं कि नहीं द वेदर कंडीशन इज वेरी वेरी नाइस, ज्यादा विंडी नहीं है, तो दे यूज ट्राई स्पोक या 4 स्पोक कार्बन के जो व्हील्स हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं उसमें। ओके। और एक क्वेश्चन सर, कोई अभी मेरे पास 2-3 साइज का व्हील लेने का सिचुएशन नहीं है, तो एक कॉमन कौन सा साइज मुझे एडवाइजेबल है कि मेरे को ये लेना चाहिए? Actually 60 mm depth is the middle one, so that you must go for it. अच्छा, 60 mm का ज्यादा एडवाइजेबल है कि भाई थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है कि भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल सकता है,
लेकिन कॉमन 60 mm का लेना चाहिए। 60 mm is more than enough, I think, in our conditions, because बहुत ज्यादा हम we are not racing at very high professional level, so I think 60 mm is more than enough for our standards. So I think you should go for it. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरा सर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम ज्योमेट्री आता है, तो हम नॉर्मली जो राइडर्स रहते हैं वो अपना रोड बाइक को टीटी बाइक बना के क्लिप ऑन बार्स लगा के उसको यूज करते हैं टीटी कंपटीशन में। ओके। तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग फ्रेम चॉइस करने के लिए हम लोग जनरली डिसीजन लेते हैं। तो वो कैसा है, उसका कुछ कैलकुलेशंस है कि भाई ये बच्चा इतना फ्लेक्सिबल है तो उसको ये फ्रेम लेना चाहिए, एग्रेसिव लेना चाहिए, इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसको थोड़ा कम एग्रेसिव फ्रेम चॉइस करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? यानी नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो टाइम ट्रायल का जो फ्रेम है that you are using for a very limited period of time, और वो थोड़ा सा ज्यादा रेस्पॉन्सिव होता है। एक चीज और मैं जैसे अभी सभी स्पेक्टेटर्स को बताना चाहूंगा कि काफी लोग ना इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं, एक तो फ्रेम ट्रायथलॉन के जो फ्रेम्स हैं वो भी सेम टाइम ट्रायल के जैसे दिखाई देते हैं। एक जो रोड जो टाइम ट्रायल जो फ्रेम है दैट इज ऑल्सो लुक्स लाइक सेम, बट ट्रायथलॉन के जो फ्रेम्स हैं दैट इज नॉट मीटिंग द यूसीआई रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मीट नहीं करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप लोगों को काफी केयरफुल होना है कि आप रोड टाइम ट्रायल का ही फ्रेम खरीद रहे हैं, ना कि ट्रायथलॉन का। बिकॉज मार्केट में क्या है ना, वो तो अपना सामान बेचने के लिए आपको कुछ भी बेच सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये रोड टाइम ट्रायल का फ्रेम है और ये ट्रायथलॉन का फ्रेम। बिकॉज आफ्टर स्पेंडिंग 4 or 5 lakh rupees you will end up with a wrong choice of equipment in your hand, and with that you cannot race at the national championship या जो भी आपकी रेसेस हैं उनमें नहीं रेस कर पा रहे हैं। तो that you have to be very careful। और इंडियन कॉन्टिजेंट की अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे अभी आपने पूछा है, तो अगर आपके पास एक मिडिल जैसे लेवल की एक रोड साइकिल है तो there is nothing harm। I think most of the riders they do like that only। सभी के पास उतना अफोर्ड करने के लिए नहीं है कि वो स्पेसिफिक एक टाइम ट्रायल का एक फ्रेम खरीदे, बिकॉज दोस बाइसिकल्स आर मच कॉस्टलियर देन द रोड बाइसिकल्स। तो अगर आपके पास एक अच्छा रोड बाइसिकल है, आप उसमें यू बार क्लिप कर सकते हैं हैंडल बार्स में। उसमें आप जो रेस आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मींस यू हैव टू ओनली चेंज द व्हील्स, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। तो उसमें आप चला सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें यू विल लूज हाफ एन आवर, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल बी हार्डली ए बेनिफिट होगा अगर आप उसको चला रहे हैं कि टाइम ट्रायल वाली बाइसिकल अगर आप चलाएंगे तो यू मे गेन 2 or 3 seconds फास्टर देन द रोड बाइसिकल, राइडिंग द रोड बाइसिकल। बिकॉज अगर आप नेशनल लेवल की तैयारी करें, इट डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस, ऐसा कुछ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रोड जो हमारी बाइसिकल दैट इज आल्सो इक्वली गुड, उसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हेन दीस किड्स दे टर्न टू एलीट लेवल, that time yes it makes the difference कि 1-2 सेकंड से जो पोजीशन है वो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी तो जो अपने पास जो इक्विपमेंट है, रादर देन स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, हम लोग एक ही साइकिल को आई थिंक उसको वी कैन यूज इट फॉर रोड एंड एज वेल एज टाइम ट्रायल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, थोड़ा सा आपका जो ट्रेनिंग के जो प्लानिंग है थोड़ा सा उसमें उतना ज्यादा आपको इंटेंस नहीं रखना, जैसे मैंने बताया था ओवरलोडिंग वाले सेशन में। अगर आप ओनली सिर्फ टाइम ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज नॉट द गुड वे ऑफ ट्रेनिंग ए एथलीट। बिकॉज अगर आप रोड की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द मास्टर इवेंट एंड एज वेल एज टाइम ट्रायल इवेंट एज वेल। दोनों चीज की आपको तैयारी करनी है, बिकॉज यू विल हैव a choices of riding multiple events। What happens अगर आपने टाइम ट्रायल की तैयारी किया है पूरे साल तक और जब रेस में जाके आपका you got a flat tire and then you have to wait for 1 more year for another event। So if unfortunately you meet up with some equipment failures, so then still you have got 1 more race to go, that is the mass start event। So इस तरह से you can prepare multiple events उसमें चला सकते हैं। दोनों में क्वालिटीज दोनों में सेम इन्वॉल्व है। देखिए रोड का जो इवेंट है उनमें क्वालिटी सेम इन्वॉल्व है और थोड़ा सा टाइम ट्रायल के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ ये जो
वर्कआउट्स होते हैं कि दे हैव टू राइड एट देयर टेम्पो, जो उनका जो है एट द लॉन्गर ड्यूरेशन उनको थोड़ा चलाने का प्रैक्टिस करना पड़ता है एट द रेस पेस, वो थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी सभी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द इवेंट्स, मास स्टार्ट रेसेस एंड एज वेल एज द टाइम ट्रायल्स। ओके, थैंक यू। हाँ सर, आपने बोला ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। आई एम फ्रॉम गुजरात, सूरत, और अहमदाबाद में जो आपका यूसीआई के अंडर में ही जो टूर्नामेंट होता है तो साबरमती कंपटीशन वगैरह तो एवरी ईयर अहमदाबाद में होता है। उसमें टाइम ट्रायल और मास स्टार्ट दोनों होता है, हम लोग दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेकिन मैं प्रिपरेशन शेड्यूल जो फॉलो करता हूँ वो मैं टीटी का फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें जितना टाइम मास स्टार्ट का जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। मेरा खुद का ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा टीटी, तो उसमें कैसा फीलिंग आता है कि मैं मेरे पैर में जितनी ताकत होगी मैं उतना अच्छा टाइमिंग दूंगा। अगर कोई मेरे से अच्छा दे रहा है तो वो मेरे से अच्छा प्रैक्टिस करता होगा तो अच्छा देगा। मास स्टार्ट में क्या है सर कि चांस मिला नहीं मिला, स्प्रिंट मारने का, मैं किधर फंस गया, यानी बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। तो उसके लिए टीटी मेरे को ज्यादा पसंद है। उसके साथ में दूसरे दिन मास स्टार्ट रहता है तो वो हम लोग साथ में कर लेते हैं। Okay, okay, nothing wrong with it. It's depend on the choices. After all, the sports is all about the living your passion. जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, you must live for it. ऐसा there is nothing wrong. It was just my suggestion कि आप you can prepare multiple choices के जो events हैं उसमें prepare कर सकते हैं. Okay जी, all the best. Thank you very much, sir. Okay. Sir, Hello. Hello. Okay. Next one is Mr. Harsh Raj. हर्ष, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट संतोषी औरान। हेलो, बोलिए। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले से एथलेटिक्स प्लेयर है फिर वो अचानक से फिर साइकिलिंग में चला गया तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? हेलो, क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले से एथलेटिक्स प्लेयर है फिर वो अचानक से फिर साइकिलिंग में चला गया तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? हेलो, बेसिकली स्पोर्ट्स सभी एक ही होता है, मतलब एथलेटिक जो मतलब इस हिसाब से है, कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें, आराम से आ सकता है उसमें वो साइकिलिंग में। सर जी सर, मेरा और एक क्वेश्चन है। बोलिए। जी, इस बार जिसका खेलो इंडिया एकेडमी में सिलेक्शन हुआ उसको कब तक मतलब बुलाया जाएगा वहाँ? जब हेलो जी सर। ये तो मतलब ऐसा है, सीएफआई तो चाहते हैं जल्दी बुलाए, गवर्नमेंट चाहता है ये थोड़ा सोशल डिस्टेंस ये सब जो चल रहा है, कोविड-19 का जो प्रोग्राम चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा डिले कर रहा है। मतलब सीएफआई की तरफ से मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बुलाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वन इज मिस्टर विवेक शाह। सर दोबारा एक क्वेश्चन पूछना है कि सर जैसे आपने बताया कि रोड रेस में, टाइम ट्रायल में और मास स्टार्ट में दोनों में अलग अलग फ्रेम होता है बाइक का, ऐसे ही क्या एमटीबी में भी क्या दोनों के फ्रेम अलग अलग रखने चाहिए या एक ही बाइक से काम हो जाएगा एमटीबी में? शर्मा जी, नहीं देखिए, MTB में because I am not the expert in the MTB. I think Maxi, do you know anything? Yeah, I can answer that. Yeah, Actually, okay, thank you. MTB में आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि MTB the bike itself is designed for a different purpose. जैसा मैं इससे पहले बताया था, ये
देयर इज नो सच डिफरेंस कि आपको इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में और उसका जो मास इवेंट है, जो एक्सीओ इवेंट है, उसके लिए कोई आपको अलग अलग फ्रेम नहीं चलाना पड़ेगा। जैसा रोड पे है वैसा एमटीबी में नहीं है। तो आपके पास एक जो साइकिल है वही साइकिल चलेगा दोनों इवेंट के लिए। ऐसा कोई स्पेशल फ्रेम नहीं बनता उसके अंदर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Okay, we can conclude. Raju. We can conclude, Maxwell, please. विनय बंद करूं? Yes, sir. Yes, sir. On behalf of the Cycling Federation of India and the Sports Authority of India, I thank every one of you for taking part in today's e-पाठशाला online teaching program. आप सभी लोग को धन्यवाद करता हूं कि आज के जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और आगे 3-4 दिन बाकी है, उसके अंदर भी आप जरूर पार्टिसिपेट करना और अपना नॉलेज इंप्रूव करना। I thank Rogade ji and Sharma ji for today's program. Rogade ji for his class and Sharma ji for answering so many questions. Thank you all once again for this and welcome you tomorrow. विनय, एक बार कल का प्रोग्राम का जरा स्क्रीन पे दिखाना तो, ताकि लोग को पता लगे कि कल भी क्या है। तो आपके स्क्रीन पे अभी आने वाला है कि आपका 3-4 दिन जो बाकी है उनके जो प्रोग्राम का डिटेल्स आप उसके अंदर देखिए एंड प्लीज जॉइन अस। आपको देखिए अभी कल का जो प्रोग्राम है, अगेन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुमारोज प्रोग्राम अगेन। प्लीज अटेंड द क्लासेस एंड लर्न एंड इम्प्रूव योर नॉलेज एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पूछिए, तो we will also try and answer every question of yours, but come with more questions. Thank you one and all. Thank you for attending. Vinay, to you. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you.